राजीव और संजय गांधी दोनों को गति और मशीनों से गहरा लगाव था। एक ओर जहां राजीव विमानन नियमों का पालन करते थे, वहीं संजय विमान को कार की तरह चलाया करते थे। तेज हवा में कलाबाजियां खाना उनका शौक हुआ करता था। 1976 में उन्हें हल्के विमान उड़ाने का लाइसेंस मिला था, लेकिन इंदिरा गांधी के सत्ता से हटते ही जनता सरकार ने उनका लाइसेंस छीन लिया था। इंदिरा गांधी के सत्ता में दोबारा वापस आते ही उनका लाइसेंस भी उन्हें वापस मिल गया था। 1977 से ही इंदिरा परिवार के नजदीकी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी एक ऐसा 2 सीटर विमान पिट्स S2A आयात करवाना चाह रहे थे, जिससे खास तौर पर हवा में कलाबाजियां खाने के लिए बनाया गया हो। मई 1980 में जाकर भारत के कस्टम विभाग ने उसे भारत लाने की मंजूरी दी। आनन फानन में उसे असेंबल कर सफदरजंग हवाई अड्डे स्थित दिल्ली फ्लाइंग क्लब में पहुंचा दिया गया। संजय पहले ही दिन उस विमान को उड़ाना चाह रहे थे, लेकिन पहला मौका फ्लाइंग क्लब के इंस्ट्रक्टर को मिला। संजय ने पहली बार 21 जून 1980 को नए पिट्स पर अपना हाथ आजमाया। दूसरे दिन यानी 22 जून को अपनी पत्नी मेनका गांधी, इंदिरा गांधी के विशेष सहायक आर के धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को लेकर उन्होंने उड़ान भरी और 40 मिनट तक दिल्ली के आसमान पर विमान उड़ाते रहे। अगले दिन यानी 23 जून को माधवराव सिंधिया उनके साथ पिट्स की उड़ान भरने वाले थे, लेकिन संजय गांधी सिंधिया के बजाय दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पूर्व इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना के घर जा पहुंचे, जो सफदरजंग हवाई अड्डे के बगल में ही रहते थे। उन्होंने कैप्टन सक्सेना से कहा कि वो उनके साथ फ्लाइट पर चले। संजय अपनी कार पार्क करने चले गए और सुभाष अपने एक सहायक के साथ फ्लाइंग क्लब के मुख्य भवन में पहुंचे। कैप्टन सक्सेना बहुत जल्दी में नहीं थे और शायद इसलिए उन्होंने एक चाय का भी ऑर्डर कर दिया। अभी उन्होंने चाय का एक घूंट ही लिया था कि उनका चपरासी दौड़ता हुआ आया और बोला कि संजय गांधी विमान में बैठ चुके हैं और उन्हें तुरंत बुला रहे हैं। कैप्टन सक्सेना ने अपने एक सहायक को यह कहकर घर भेज दिया कि वो 10-15 मिनट में वापस लौट आएंगे। कैप्टन सक्सेना पिट्स के अगले हिस्से में बैठे और संजय ने पिछले हिस्से में बैठकर कंट्रोल संभाला। ठीक 7:58 पर उन्होंने टेक ऑफ किया। संजय ने सुरक्षा नियमों को दरकिनार करते हुए रिहायशी इलाके के ऊपर ही 3 लूप लगाए। वो चौथी लूप लगाने ही वाले थे कि कैप्टन सक्सेना के सहायक ने नीचे से देखा कि विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। पिट्स तेजी से मुड़ा और नाक के बल जमीन से जा टकराया। कंट्रोल टावर में बैठे विमान को देख रहे लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए जब उन्होंने देखा कि पिट्स अशोका होटल के पीछे एकदम से गुम हो गया। सक्सेना के सहायक ने भी तेजी से विमान को नीचे गिरते हुए देखा। उसने अपनी साइकिल पकड़ी और पागलों की तरह चलाता हुआ सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा। बिल्कुल नया पिट्स 2 सीटर मुड़ी हुई धातु में बदल चुका था। उसमें से गहरा काला धुआं निकल रहा था, लेकिन उसमें आग नहीं लगी थी। रानी सिंह अपनी किताब सोनिया गांधी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में लिखती हैं, सक्सेना के सहायक ने देखा कि संजय गांधी का शव विमान के मलबे से 4 फीट की दूरी पर पड़ा था। कैप्टन सक्सेना के शरीर का निचला हिस्सा विमान के मलबे में दबा हुआ था, लेकिन सिर बाहर निकला हुआ था। ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह एक अकबर रोड पर बैठे इंदिरा गांधी से मिलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक वीपी सिंह ने सुना कि इंदिरा गांधी के सहायक आर के धवन कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बिखरे हुए बालों में इंदिरा गांधी बाहर निकली और धवन के साथ एम्बेसडर कार में घटना स्थल के लिए रवाना हो गई। उनके पीछे पीछे वीपी सिंह भी वहां पहुंचे।
इंदिरा गांधी के पहुंचने से पहले ही फायर ब्रिगेड ने विमान के मलबे से दोनों शव निकाल लिए थे और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में रखा जा रहा था। रानी सिंह अपनी किताब में लिखती हैं, इंदिरा गांधी खुद एम्बुलेंस में चढ़ गई और राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। सबसे पहले अस्पताल पहुंचने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर थे। इंदिरा गांधी ने अपनी आंखों और भावनाओं को छिपाने के लिए काला चश्मा लगा रखा था। उपल जयकर अपनी किताब इंदिरा गांधी में लिखती हैं कि उनको अकेले देख वाजपेयी ने आगे बढ़कर कहा, इंदिरा जी, इस कठिन मौके पर आपको बहुत साहस से काम लेना होगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वाजपेयी की तरफ इस अंदाज से देखा मानो ये कह रही हूं कि आप कहना क्या जा रहे हैं। वाजपेयी थोड़े से विचलित हुए और सोचने लगे कि उन्होंने इंदिरा से ये कहकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इसके बाद इंदिरा चंद्रशेखर की तरफ मुड़ी और उन्हें एक तरफ ले जाकर बोली कि मैं कई दिनों से आपसे असम के बारे में बात करना चाह रही थी। वहां हालात बहुत गंभीर हैं। चंद्रशेखर ने कहा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इंदिरा ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ये महत्वपूर्ण मामला है। आश्चर्यचकित चंद्रशेखर की समझ ही में नहीं आया कि एक मां जिसके बेटे का शव बगल के कमरे में पड़ा हुआ है कैसे असम के बारे में बात कर सकती है। उपल जयकर की किताब के मुताबिक शाम को जब अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और हेमवती नंदन बहुगुणा आपस में मिले तो वाजपेयी ने टिप्पणी की, या तो उन्होंने दुख को आत्मसात कर लिया है और या फिर वो पत्थर की बनी है। वो शायद ये सिद्ध करना चाह रही हैं कि इस कठिन घड़ी में भी वो असम और भारत की समस्याओं के बारे में सोच रही हैं। अस्पताल में उनके पीछे पीछे पहुंचे विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी देखकर उन्होंने कहा कि आप तुरंत लखनऊ लौटिए, क्योंकि वहां पर इससे बड़े मसले हल करने के लिए पड़े हैं। जब तक डॉक्टर संजय के क्षत विक्षत शव को ठीक करने की कोशिश करते रहे, इंदिरा गांधी उसी कमरे में खड़ी रही। इस बीच हादसे की खबर सुनकर संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी भी अस्पताल पहुंच गई थी। इंदिरा उस कमरे से बाहर निकली जहां संजय का शव ठीक करने की कोशिश हो रही थी। उन्होंने मेनका को दिलासा दिया और कहा कि वो बगल वाले कमरे में बैठकर इंतजार करें। उन्होंने कैप्टन सक्सेना की पत्नी और मां को भी दिलासा दिया। संजय के शव को ठीक करने में डॉक्टरों को 3 घंटे लग गए। जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया तो इंदिरा ने उनसे कहा कि अब आप मुझे अपने बेटे के पास कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। वो थोड़ा झिझके, लेकिन इंदिरा ने उन्हें सख्ती से बाहर जाने के लिए कहा। ठीक 4 मिनट बाद वो कमरे से बाहर निकली, उस कमरे में गई जहां मेनका बैठी हुई थी और उन्हें बताया कि संजय अब इस दुनिया में नहीं है। इससे पहले जब डॉक्टर संजय के पार्थिव शरीर को पैच कर रहे थे तो वो एक बार फिर उस जगह गईं जहां संजय का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बाद में अफवाह फैल गई कि इंदिरा वहां संजय की घड़ी और चाबियों का गुच्छा ढूंढने गई थी, लेकिन इन अफवाहों में सच्चाई नहीं थी। उनको संजय के निजी सामान में कोई रुचि नहीं थी। वो वास्तव में संजय को ढूंढ रही थी। धातु के जले हुए मुड़े टुड़े टुकड़ों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि संजय अब कभी वापस नहीं आएंगे। उस जहाज के गिरते ही उनके सारे सपने और संजय के बारे में भविष्य की योजनाएं हमेशा के लिए चकनाचूर हो गई थी। वो अपनी देखरेख में संजय के शव को एक अकबर रोड लाई, जहां उसे बर्फ की सिल्लियों पर एक प्लेटफॉर्म पर रखा गया। उनकी एक आंख और सिर पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी और नाक बुरी तरह से कुचली हुई थी। अगले दिन संजय के अंतिम संस्कार के समय इंदिरा पूरे समय मेनका का हाथ अपने हाथ में लिए रही। जैसे ही चिता में आग देने के लिए राजीव ने आगे हाथ बढ़ाया, इंदिरा ने इशारे से उनसे रुकने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि संजय के शरीर से लिपटे कांग्रेस का झंडा हटाया नहीं गया है। शव के ऊपर रखी लकड़ियों को फिर से हटाया गया और झंडे को हटाकर संजय का अंतिम संस्कार किया गया। 25 जून को संजय की अस्थियों को घर लाकर
एक अकबर रोड के लॉन में रखा गया। तब पहली बार इंदिरा अपने को रोक नहीं पाई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उन्हें सबके सामने खुलेआम रोते हुए देखा गया। राजीव गांधी ने अपने हाथों से उनके कंधों को सहारा दिया। 4 दिनों के अंदर यानी 27 जून को इंदिरा साउथ ब्लॉक के अपने दफ्तर में फाइलों पर दस्तखत कर रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राज थापर ने अपनी किताब ऑल दीज ईयर्स में लिखा है, संजय की मौत पर लोग रोए और पूरा देश गमगीन हो गया। क्योंकि यह दुखद घटना तो थी ही, लेकिन इसे विडंबना ही कहिए कि इसके साथ ही लोगों में एक अजीब किस्म की राहत भी थी, जिसे पूरे भारत में महसूस किया गया। सालों बाद इंदिरा गांधी के चचेरे भाई और अमेरिका में भारत के राजदूत रहे बीके नेहरू ने भी अपनी किताब नाइस गाइज फिनिश सेकेंड में भी कमोबेश इसी भावना का इजहार किया। लेकिन अगर इंदिरा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 1977 की हार के बाद संजय अकेले शख्स थे जो उनके साथ खड़े हुए थे। बकौल उनके अगर संजय नहीं होते तो 1980 में उनकी राजनीतिक वापसी कभी नहीं हो सकती थी। संजय की मौत से उबरने में इंदिरा गांधी को बहुत समय लगा। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की राय में वो इस सदमे से कभी उबरी ही नहीं। उपल जयकर इंदिरा गांधी की जीवनी में लिखती हैं, कई दिनों तक इंदिरा बीच रात में उठकर संजय को ढूंढने लगती। कुछ ही दिनों में उनका हमेशा खिला रहने वाला चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगा और उनकी आंखों के चारों ओर काले गड्ढे बन गए।